हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्लाइड में हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉसबी की हम सॉल्व कर रहे हैं रेस्पिरेटरी। और लास्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 153 तक कर चुके थे और आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 154। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 154 से स्टार्ट करते हैं। ये हमसे क्या पूछ रहा है? द नर्स इज टीचिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू अ क्लाइंट विद एम्फाइसीमा। Question number 155. A nurse is teaching breathing exercise to a client with emphysema. मरीज को एम्फाइसीमा है और नर्स उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बता रही है। What is the reason the nurse should include in teaching as to why these exercises are necessary to promote effective use of diaphragm? एक व्यक्ति है जिसे एम्फाइसीमा है, नर्स उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा रही है। क्या नर्स उसको क्यों बताएगी कि इन एक्सरसाइजेस के दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़ करना चाहिए डायाफ्राम को? तो मेरी बात सुनिए, जब भी किसी व्यक्ति को एम्फाइसीमा होता है, आपने देखा है ना, ये है नॉर्मल एल्वोलाई और ये है उस व्यक्ति के एल्वोलाई जिसको एम्फाइसीमा हुआ है, यानी परमानेंट डायलेशन हो चुका है एल्वोलाई का। अब यहाँ पर क्या हो चुका है बच्चे? यहाँ पर एयर हो जाती है ट्रैप, यानी एयर ट्रैपिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर सारी की सारी एयर ट्रैप हो गई है। क्यों? क्योंकि एक्सेल नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, सारी की सारी एयर यहाँ पर ट्रैप हो जाती है क्योंकि एल्वोलाई क्या हो चुकी है? डैमेज हो चुकी है, एल्वोलाई का इन्लार्जमेंट हो चुका है, डायलेशन हो चुका है, जिसकी वजह से एयर क्या कर गई है? ट्रैप कर गई है। अब जब ये एयर ट्रैप करती है ना बच्चे, तो हम क्या करते हैं? इस ट्रैप्ड एयर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये ट्रैप्ड एयर ज़्यादा रहेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। उस व्यक्ति के, आपको एक टर्म याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था रेस्पिरेटरी पढ़ाते समय कि रेस्पिरेशन यानी एक्सपीरेशन, जब पूरी सांस बाहर छोड़ देते हैं, एक्सपीरेशन के बाद जो लंग्स में एयर बचती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। उसको क्या कहा जाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। पूरी सांस छोड़ने के बाद जो अंदर एयर बचती है लंग्स में, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो इस व्यक्ति का, जिसको ये हो चुका है, जिसको एम्फाइसीमा हो चुका है, उस व्यक्ति में रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सांस छोड़ने के बाद भी जो एयर अंदर बची हुई है वो ज़्यादा है, क्योंकि एल्वोलाई क्या कर चुकी है? डायलेट कर चुकी है। ठीक है, तो याद रखना, उस व्यक्ति का जिसको एम्फाइसीमा है उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम आपको क्या देखने को मिलेगा? ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए जब भी हम उसको एक्सरसाइजेस सिखाएंगे तो ऐसे एक्सरसाइज सिखाएंगे जिसमें जो नीचे डायाफ्राम है ना, उसका यूज़ आता हो, ताकि फोर्सफुली जब वो डायफ्राम का यूज़ करके एक्सपीरेशन करे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एयर क्या करें? बाहर जाए। समझ में आ रहा है? डायग्राम से आपको समझाता हूँ। तो उसको हम समझाते हैं डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। इसमें क्या करना होता है? सांस अंदर लो, अपने लंग्स को पूरा भरो और उसके बाद एब्डोमेन को एक्सपेंड होने दो और छोड़ते समय अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करो। यहाँ पर से जोर लगाओ बच्चे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करो, जिसकी वजह से लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर होगी वो बाहर आएगी। अब आप जानते हो एम्फाइसीमा वाले में पूरी एयर क्या कर रखी है? यहाँ पर ट्रैप हो रखी है एल्वोलाई में। तो आप डायफ्राम का यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप डायफ्राम को क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उतना ज़्यादा लंग पे प्रेशर आएगा और एक्सपीरेशन ईजी होगी। ठीक है, एक और यहाँ पर से आप इमेज देख सकते हो, कई बार ये क्वेश्चन आता है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग ये भी करते हैं। इसमें आप देखिए, नोज़ के थ्रू सांस लीजिए 1 2, देन होठों को इस तरीके से पर्स, इस तरीके से शेप दिया जाता है और फिर मुंह के रास्ते रेस्पिरेशन को धीरे धीरे छोड़ा जाता है। इसे कहते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग और ये कई बार उन पेशेंट में किया जाता है जिनको एम्फाइसीमा होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो आप बताओ इसका राइट आंसर होगा, राइट क्या आंसर होगा? एम्फाइसीमा वाले व्यक्ति को ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डायफ्राम का यूज़ करने के लिए नर्स क्यों बोलती है? क्योंकि नर्स जानती है कि द रेसिडुअल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स हैज़ बीन इंक्रीज। जो लंग्स की रेसिडुअल कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो चुका है, एयर ट्रैपिंग इंक्रीज हो चुका है। तो अगर हम डायफ्राम का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्या करेगी? एक्सपायर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एयर बाहर जाएगी, जिसकी वजह से व्यक्ति की कंडीशन में सुधार होगा। ठीक है, तो 154। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, ये क्या कह रहा है? वाइल रिसीविंग अ एड्रीजेनिक बीटा टू एगोनिस्ट ड्रग, याद रखिएगा बच्चे, एड्रीजेनिक बीटा टू एगोनिस्ट ड्रग किस में दी जाती है? अस्थमा में दी जाती है। प्रश्न आएगा कि ये एड्रीजेनिक बीटा टू एगोनिस्ट ड्रग कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा बच्चे, साल्मिटेरॉल, ठीक है, इस तरीके से जो आपने ड्रग्स पढ़े होंगे, साल्मिट्रॉल वगैरह, ये सारे एड्रीजेनिक बीटा टू एगोनिस्ट ड्रग होती हैं। ये अस्थमा में दी जाती है क्योंकि ये ब्रोंकोडाइलेटर होती है, ब्रोंकोडाइलेटर होती है, ब्रोंकोडाइलेटर होती है ना, तो ये ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। जैसे आपने, और मैं अगर आपको बताऊं तो एक तो साल्मिट्रॉल, एक साल्ब्यूटामॉल का आपने नाम सुना होगा, साल्ब्यूटामॉल, एक आपने टर्ब्यूटलिन का नाम सुना होगा, टर्ब्यूटलिन, ये सारे के सारे एड्रेनलिक बीटा टू एगोनिस्ट ड्रग होती हैं और सारे के सारे ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ड्रग किसी व्यक्ति को चल रही थी जिसको अस्थमा है, और अब उस व्यक्ति में क्या क्या नज़र आ रहा है? पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, थ्रोम्बिंग हेडेक। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? मेरी बात सुनिए, जब भी ये ड्रग दी जाती है ना, इनके साथ में एक और इफेक्ट होता है कि ये क्या करते हैं, हार्ट रेट के, यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देते हैं और हार्ट रेट को भी बढ़ा देते हैं। तो हो सकता है कि व्यक्ति को पाल्पिटेशन या चेस्ट पेन वगैरह फील हो, लेकिन ये कब करेंगे? ये साइड इफेक्ट है जब ड्रग का क्या हो जाएगा, शरीर में टॉक्सिक लेवल रीच हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी की ये ड्रग चल रही है और उसका टॉक्सिक लेवल रीच हो चुका है बॉडी में, उस समय पर ये साइड इफेक्ट आते हैं, है ना। तो जैसे ही व्यक्ति को पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, हेडेक हो, आप समझ जाएं कि उस व्यक्ति में टॉक्सिसिटी हो रही है एड्रेजेनिक बीटा टू एगोनिस्ट ड्रग की। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करें? विद होल्ड द ड्रग एंटिल एडिशनल ऑर्डर्स, आगे ऑर्डर्स तक अभी आप ड्रग को फिलहाल के लिए होल्ड कर लीजिए, ये सबसे पहला नर्सिंग एक्शन है। तो यहाँ से ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 156। ये कह रहा है क्या प्रायोरिटी गोल होगा एक क्लाइंट में जिसको अस्थमा है और उसका डिस्चार्ज हो रहा है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है उस मरीज का जिसको अस्थमा है, उसको क्या सिखाएंगे? पल्स ऑक्सीमीट्री की रीडिंग देखना सिखाएंगे, मीटर डोज इनहेलर यूज़ करना सिखाएंगे, नोज द हेल्थ केयर ऑफ प्रोवाइडर ऑफिस आवर्स, कब से कब तक हॉस्पिटल चलता है वो बताएंगे, या कैन आइडेंटिफाई द फूड दैट मे कॉज वीजिंग। तो बच्चे इन सब में मैं आपको बता देता हूँ करेक्ट आंसर कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली जिस भी व्यक्ति को अस्थमा होता है, हमें पता है जैसे ही उसको अस्थमा का अटैक आता है उसको क्या यूज़ करना पड़ता है? मीटर डोज इनहेलर, MDI। तो ये जो मीटर डोज इनहेलर है, इसका यूज़ कैसे करते हैं ये उसको बताएंगे। स्पेसर के यूज़ के बारे में उसको बताएंगे। हम ये बताएंगे कि MDI यूज़ करने के बाद उसको ओरल क्लीननेस का ध्यान रखना है ना, क्यों अदरवाइज़ क्या हो सकता है मुझे बताइए। मीटर डोज इनहेलर में जो आप स्टेरॉइड्स यूज़ करते हो, अगर उसके बाद व्यक्ति MDI यूज़ करने के बाद कुल्ला ना करे तो व्यक्ति में क्या हो सकता है ये बताइए। ये क्वेश्चन टारगेट हाई में काफ़ी बार पूछा जाता है और एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हम उसको MDI के यूज़ के बारे में बताएंगे। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा ध्यान रखने लायक नहीं है। पर ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हम स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप कुल्ला करिएगा, अगर वो नहीं करता है तो उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 पढ़ने की कोशिश करते हैं। अ क्लाइंट विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, एक व्यक्ति जिसे लंबे समय से अस्थमा है, उसकी अब सर्जरी होने जा रही है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन प्री ऑपरेटिव टीचिंग, नर्स प्री ऑपरेटिव टीचिंग में मरीज को क्या सलाह देगी? तो याद रखना बच्चे, जिस भी व्यक्ति को अस्थमा है, मुझे बताइए, अस्थमा वाले व्यक्ति का हाइपर सिक्रीशन होता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, तो यहाँ पर अंदर काफ़ी सारा म्यूकस पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो म्यूकस है ना बच्चे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ये सबसे अच्छा इन्वायरमेंट है। एक तो यहाँ पर उसको मॉइस्ट, एक तो मॉइस्ट हो गया यहाँ पर, एक यहाँ पर वार्म इन्वायरमेंट उसे मिल गया, तो अंदर का जो म्यूकस है वो एक आइडियल सिचुएशन है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिसे अस्थमा है उसे हम पहले ही बता देंगे कि आप में देयर इज इंक्रीज रिस्क, ज़्यादा रिस्क है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस पड़ा हुआ है और जो मॉइस्ट और वार्म इन्वायरमेंट है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे अच्छा होता है ग्रोथ के लिए। तो आप में ज़्यादा रिस्क है कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ध्यान रखिएगा,
ये चीज़ नर्स बताएगी उस पेशेंट को जिसको अस्थमा है और उसकी सर्जरी होने वाली है कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ मॉइस्ट एंड वार्म एनवायरनमेंट जो कि आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। ठीक है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 158 में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, ये क्या कह रहा है? अ क्लाइंट विद अस्थमा इज बीइंग टॉट हाउ टू यूज अ पीक फ्लो मीटर। बच्चे एक पीक फ्लो मीटर होता है इस तरीके का, आपको मैं अभी डिवाइस दिखा दूंगा। इस तरीके का होता है, यहाँ पर उसका माउथ पीस होता है। पेशेंट को क्या करना होता है, यहाँ पर मान लीजिए ये पेशेंट है, पेशेंट को बिल्कुल फोर्सफुली, जितने फोर्सफुली वो एक्सपायरेशन कर सकता है, सांस छोड़ सकता है, उसको छोड़ना होता है। 1 सेकंड में हम देखते हैं कि कितना वो मैक्सिमम फोर्सफुली सांस छोड़ पा रहा है। ठीक है, मैं अभी इमेज देख लूँगा, दिखा दूंगा आपको। तो अ क्लाइंट विद अस्थमा इज बीइंग टॉट हाउ टू यूज़ अ पीक फ्लो मीटर। उसको हमने सिखाया कि आपको कैसे पीक फ्लो मीटर को यूज़ करना है टू मॉनिटर हाउ वेल द अस्थमा इज बीइंग कंट्रोल, ये देखने के लिए कि अस्थमा कितने अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया है। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू? जब भी पीक फ्लो मीटर को यूज़ किया जाए, नर्स को पेशेंट को क्या बताना है? पीक फ्लो मीटर। देखते हैं, देखिए इमेज बेस भी आ सकता है, देखते हैं कैसा दिखता है पीक फ्लो मीटर। तो ये देखो बच्चे, ये इमेज कभी भी याद आए, ये होता है पीक फ्लो मीटर। इसमें मरीज को बोलते हैं आपको जोर से सांस छोड़नी है, और हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लो ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड इन 1 सेकेंड। समझ रहे हो, 1 सेकेंड में मैक्सिमम फोर्सफुली कोई व्यक्ति कितनी हवा को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, एक्सपीरेशन कर सकता है फोर्सफुली, उसको नापने के लिए हम पीक फ्लो मीटर का यूज़ करते हैं। और इससे हम जानते हैं, इससे हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट का पल्मोनरी स्टेटस कैसा है ना। अस्थमा वाले पेशेंट में यूज़ करते हैं। देखिए किस तरीके से, ये डायग्राम आप ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर। ठीक है, तो अगर नर्स किसी मरीज को इसको यूज़ करने के लिए बता रही है तो उसको क्या एडवाइस देगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ऑप्शंस देखते हैं, और ऑप्शंस में सीधे साफ तौर पर आंसर दिया हुआ है, इनहेल कंप्लीटली, पूरी अंदर सांस लो, एंड देन ब्लो आउट एज हार्ड एज फास्ट एज पॉसिबल थ्रू द माउथ पीस। पहले पूरी सांस अंदर लेनी है, और उसके बाद जितनी भी आपके अंदर ताकत है उतनी ताकत से फोर्सफुली क्या करना है, उसको एक्सपायर करना है, बाहर छोड़ना है सांस को, जिससे कि हमें पीक एक्सपिरेटरी फ्लो का पता लगे। ठीक है, इजी है, डायग्राम से याद रखिएगा क्वेश्चन को, और डायग्राम भी याद रखिएगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 158 में फ्लो मीटर के बारे में पढ़ा, सांस अंदर लेनी है, फिर फोर्सफुली बाहर छोड़नी है, फिर उसमें हमें वैल्यू पता लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 159 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 पढ़ते हैं बच्चे, ये क्या कह रहा है? व्हेन अ क्लाइंट सफर्स अ कंप्लीट न्यूमोथोरैक्स, किसी व्यक्ति में कंप्लीट न्यूमोथोरैक्स हो रहा है, देयर इज अ डेंजर ऑफ मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट, उस व्यक्ति में मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट देखने को मिलता है। इफ़ सच अ शिफ्ट अकर्स, अगर मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट व्यक्ति में देखने को मिल रहा है, व्हाट पोटेंशियल इफेक्ट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, उस व्यक्ति में क्या हो सकता है, किस बात से आपको चिंतित होना चाहिए अगर किसी व्यक्ति में मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट हो रहा है कंप्लीट न्यूमोथोरैक्स की वजह से? पहला, पेरिकार्डियम रप्चर हो सकता है, सबप्लूरल लाइनिंग में इन्फेक्शन हो सकता है, डिक्रीज फीलिंग ऑफ राइट हार्ट हो सकता है, और इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ अनअफेक्टेड लंग हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए बच्चे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एयर भर गई है, एयर प्लूरल स्पेस में एयर भर जाने के कारण लंग का कोलैप्स हो जाना क्या कहलाता है? न्यूमोथोरैक्स। तो यहाँ पर तक तो आपकी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर न्यूमोथोरैक्स देखने को मिल रहा है। अब बच्चे क्या होता है, जब यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा ना तो वो शिफ्ट करेगा, जब प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा तो वो प्रेशर जो लगेगा वो हार्ट पे भी लगेगा। और ध्यान से देखिए, इस इमेज में दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये प्रेशर इस तरफ लगेगा कोलैप्स्ड लंग का, तो हार्ट भी अपनी जगह से क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। इसे कहते हैं मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट। यहाँ पर आप देखोगे ट्रैकिया भी अपनी जगह से डिविएट करेगा, हार्ट भी अपनी जगह से डिस्प्लेस करके इस तरफ आ चुका है, और जो रिमेनिंग लंग है, जो दूसरा लंग है, उसकी जो देखो इसकी कैपेसिटी भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ना तो ये फुली एक्सपेंड हो पा रहा है, हार्ट भी डिस्प्लेस होके साइड में आ चुका है इस तरफ,
और ट्रैकिया भी डिस्प्लेस होकर इस तरफ आ चुकी है। तो याद रखना, इसको कहते हैं हम मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट, यानी कि ट्रैकिया, हार्ट और जो बचा हुआ लंग है, रिमेनिंग लंग है, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, वो तीनों के तीनों इसमें क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो जब भी ये मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट होता है तो बच्चे आप देखोगे कि हार्ट कंप्लीटली भर नहीं पाएगा। हार्ट की जो फीलिंग हो रही थी ब्लड से वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, पूरा का पूरा फिल नहीं होता है, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट होता है वो भी कम हो जाता है। जब पूरा का पूरा हार्ट भरेगा नहीं, फिल नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रेशर लग रहा है ना बच्चे, तो वो फिल नहीं होगा। जब उसमें ब्लड नहीं भरेगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो पेशेंट का बीपी भी क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। पेशेंट के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको उतना अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाएगा, याद रखना। तो आप मरीज में किस चीज़ के लक्षणों के लिए देखोगे, आप देखोगे कहीं ऐसा तो नहीं कि मरीज का बीपी कम हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मरीज में जो कार्डियक आउटपुट है वो कम है। तो याद रखिएगा, जब भी न्यूमोथोरैक्स होता है, मीडियल एक्सटर्नल शिफ्ट देखने को मिलता है, उसमें ट्रैकिया भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी, हार्ट भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, और जो बचा हुआ लंग है वो भी फुली एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। तो अब इस आंसर देने की कोशिश करिए मुझे, इसमें क्या, अगर न्यूमोथोरैक्स किसी व्यक्ति को हो रहा है और मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट हो रहा है तो व्यक्ति में क्या देखने को मिल सकता है, नर्स क्या कंसर्न करेगी कि किस चीज़ का खतरा है व्यक्ति में, डिक्रीज फीलिंग ऑफ द राइट हार्ट। आप देखोगे कि हार्ट का जो फीलिंग है वो भी क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि हार्ट में पहले से प्रेशर लग रहा है, तो ऊपर से जो ब्लड की फीलिंग आनी थी या जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के वजह से जो फीलिंग आनी थी वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम देखने को मिलेगा। तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, है ना। तो इसका आंसर जाएगा डिक्रीज फीलिंग ऑफ राइट हार्ट। जब भी न्यूमोथोरैक्स होता है, आपको जो राइट हार्ट है, राइट साइड ऑफ हार्ट है, उसकी जो फीलिंग है, चाहे वो सुपीरियर वेना के वजह से हो चाहे इन्फीरियर वेना के वजह से हो, वो कम देखने को मिलेगी, और एज अ रिजल्ट कार्डियक आउटपुट कम होगा, एज अ रिजल्ट पेशेंट का बीपी कम होगा। ठीक है, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 सॉल्व करते हैं। अ चेस्ट ट्यूब इज इंसर्टेड इन अ क्लाइंट हु वॉज स्टेप्ड। एक व्यक्ति को चाकू मारा गया था और इसीलिए उस व्यक्ति के चेस्ट ट्यूब लगाया गया है, एंड द चेस्ट इज अटैच्ड टू अ क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम यानी वाटर सील ड्रेनेज। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वाटर सील ड्रेनेज से खूब सारे क्वेश्चन नर्सिंग में बनते हैं। मैंने एक अलग सी वीडियो भी बनाई हुई है वाटर सील ड्रेनेज की, तो प्लीज़ जाके मेरी वीडियोस में उसको देख लीजिएगा और उससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्यक्ति को वाटर सील ड्रेनेज पे रखा गया है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट। अब क्लाइंट को अगर आप केयर कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या है, ऑब्जर्व फॉर फ्लूइड फ्लक्चुएशन इन वाटर सील चैम्बर। और बच्चे जब भी मैं ये ऑप्शन पढ़ता हूँ यही बता देता हूँ कि यही सही आंसर है। याद रखना, उसमें इस तरीके से 3 बॉक्सेस होते हैं। एक वाटर सील चैम्बर होता है जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो NS फिल करते हैं वो 2 सेंटीमीटर NS फिल किया जाता है। ये वाटर सील होता है, और वाटर सील होता है तो यहाँ पर ध्यान रखना, पेशेंट से यहाँ पर एयर आ तो सकती है लेकिन यहाँ से वापस पेशेंट में एयर या फ्लूइड नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए हम इसको वाटर सील कहते हैं। एक और क्वेश्चन जो बनता है कि जब पेशेंट सांस लेता है और जब सांस छोड़ता है, उसके साथ यहाँ पर सांस लेने के साथ ऊपर जाएगा पानी और सांस छोड़ने के साथ नीचे, यानी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है पानी के लेवल में पेशेंट के सांस लेने और छोड़ने के साथ। और जब ये देखा जाता है कि पेशेंट सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, उसके साथ पानी में फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है, तो ये नॉर्मल होता है बच्चे। ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन सांस लेने और छोड़ने के साथ नॉर्मल है। अगर किसी व्यक्ति में कंटिन्यूअस बबलिंग नज़र आ रही है, यानी वो सांस ले और छोड़ नहीं रहा है फिर भी बबलिंग नज़र आ रही है, तो समझ जाओ अब उसमें क्या हो चुका है, उस व्यक्ति में एयर लीकेज हो चुकी है। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आ चुका है कि कंटिन्यूअस बबलिंग किस चीज़ को बताती है बच्चे, एयर लीकेज को। जबकि इंटरमिटेंट बबलिंग यानी बीच बीच में बबलिंग होना सांस लेने और छोड़ने के साथ नॉर्मल होता है। जबकि कंटिन्यूअस बबलिंग किस चीज़ को बताता है, एयर लीकेज को। अगर आपको दिख नहीं रहा है, रेड पेन से बता देता हूँ, कॉन्टीन्यूअस बबलिंग एयर लीकेज को बताता है, इंटरमिटेंट बबलिंग क्या होता है, नॉर्मल होता है।
समझ में आ रहा है। और इसको कितने NS से भरते हैं, 2 सेंटीमीटर नॉर्मल सलाइन से इसको फिल किया जाता है। सांस लेने और छोड़ने के साथ बबलिंग होना नॉर्मल है। सांस लेने और छोड़ने के बिना ही कंटिन्यूस बबलिंग होते जाना एयर लीकेज को दर्शाता है। और जो एक सक्शन चैम्बर होता है बच्चे, इसमें सक्शन चैम्बर, उसमें अगर बबलिंग हो रही है तो वो नॉर्मल है। सक्शन चैम्बर में कंटिन्यूस बबलिंग होना नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो वाटर सील ड्रेनेज से बनते हैं। प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। और इस क्वेश्चन का तो आंसर डायरेक्टली सीधा जाता है कि किसी व्यक्ति को लगा हुआ है वाटर सील चैम्बर, तो आप देखिए फ्लक्चुएशन हो रहा है या नहीं वाटर सील चैम्बर में। अगर सांस लेने और छोड़ने के साथ फ्लक्चुएशन हो रहा है, नॉर्मल, ठीक है। अगर फ्लक्चुएशन रुक गया है बच्चे, अगर फ्लक्चुएशन, ये क्वेश्चन आता है कि अगर सांस लेने और छोड़ने के साथ फ्लक्चुएशन स्टॉप हो गया है, फ्लक्चुएट कर ही नहीं रहा है, तो समझ जाओ या तो उसके लंग्स पूरे एक्सपेंड हो चुके हैं, या तो पूरे री एक्सपेंड हो चुके हैं लंग्स, दोबारा से पूरे री एक्सपेंड हो चुके हैं, या फिर क्या हो चुका है, जो ट्यूब है वो क्या हो चुकी है, ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है। या तो वो ट्यूब पिचक गई है कहीं से, इसीलिए ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, या फिर लंग री एक्सपेंड हो चुका है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप उस वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा वाटर सील ड्रेनेज से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 ये कह रहा है अ क्लाइंट हैज चेस्ट ट्यूब अटैच्ड। एक व्यक्ति के चेस्ट ट्यूब लगी हुई है टू अ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट। मेरी बात सुनिए, मान लीजिए ये व्यक्ति की स्किन है, उसमें एक चेस्ट ट्यूब लगी हुई है, तो अगर नर्स उस पेशेंट को केयर दे रही है तो नर्स किस चीज़ का ध्यान रखेगी। मेरी एक बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको फंडामेंटल जब मैंने पढ़ाई थी इसमें तब भी बताया था कि जब भी कोई ट्यूब पेशेंट की स्किन में लगी होती है, हो सकता है कि वहाँ से थोड़ी सी एयर लीक करके आसपास की उसकी जो टिश्यू है वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाए स्किन के नीचे। याद रखना, स्किन के नीचे, यानी स्किन के नीचे वो जो एयर है वो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाए। तो जब भी ट्यूब किसी व्यक्ति के लगी होती है, मान लीजिए यहाँ पर आप चेस्ट ट्यूब उसकी लगी हुई है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पर ट्यूब लगी है ना, एज अ नर्स हमेशा उसके आसपास का ये जो एरिया है ना, उसको आप पाल्पेट करके देखोगे, उंगली से दबा के देखोगे। और अगर वहाँ पर आपको सबक्यूटेनियस स्पेस में अगर वहाँ पर आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई दे रही है, या वहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर एयर भरी हुई है, जिसे क्रिप्टस कहते हैं, क्रिप्टस, आपको लग रहा है यहाँ पर एयर भरी हुई है, तो समझ जाइए इस व्यक्ति को हो चुका है, ये टर्म आपको पता होगी, सबक्यूटेनियस एयर। ठीक है, याद रखिएगा, सबक्यूटेनियस एयर आपको दिखाई देगी आसपास के एरिया में। तो याद रखना, इसका आंसर होगा पाल्पेट द सराउंडिंग एरिया फॉर क्रिप्टस। आपको क्रिप्टस के लिए देखना है सराउंडिंग एरिया में। जब भी कोई ट्यूब अटैच्ड होती है किसी मरीज के, जैसे यहाँ पर चेस्ट ट्यूब अटैच्ड है, उसके आसपास के जहाँ पर ट्यूब अटैच्ड है उसके आसपास के एरिया को हमेशा पाल्पेट करके देखो कि कहीं वहाँ पर आपको क्रैकलिंग साउंड तो नहीं आ रही है, कहीं वहाँ पर आपको हल्का बल्जिंग तो नहीं नज़र आ रहा है, वरना आप समझ जाएंगे अगर आप पाल्पेट करके देखेंगे तो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मरीज को क्रिप्टस नज़र आ रहा है, यानी सबक्यूटेनियस एयर वहाँ पर जमा हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 161 थोड़ा याद रखिएगा, हमेशा क्रिप्टस के लिए चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 162 A nurse is caring for a variety of client, for which client is most essential for a nurse to implement measure to prevent pulmonary embolism। ये कह रहा है इनमें से कौन से क्लाइंट में सबसे ज़्यादा खतरा है कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। सीधे तौर पे याद रखिएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म 2 लोगों में सबसे ज़्यादा होता है। एक तो ओबेसिटी में, स्पेलिंग इसकी गलत है, मैं स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, ओबेसिटी। एक तो ओबेसिटी वाले व्यक्ति में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और एक उन व्यक्तियों में जिनमें लेग में ट्रॉमा हो, पाँव में किसी की भी व्यक्ति के ट्रॉमा वगैरह हो, है ना, या फिर डीवीटी हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो, ये सारे क्या करवा सकते हैं व्यक्ति में पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहाँ पर लेग ट्रॉमा का देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 59 ईयर ओल्ड हु हैड नी रिप्लेसमेंट। एक व्यक्ति जो 59 ईयर्स की है और उसकी नी रिप्लेसमेंट हुआ है। मैंने कहा ना, लेग ट्रॉमा भी एक कारण होता है, वन ऑफ द मेजर, कि उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो। डीवीटी से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, ओबेसिटी से भी। मुझे बताइए, फैट एम्बोलिज्म का खतरा किस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा होता है? फैट एम्बोलिज्म का खतरा किस व्यक्ति में ज़्यादा होता है? क्या ऐसी कौन सी चीज़ है अगर वो किसी व्यक्ति में हो जाए तो वो फैट एम्बोलिज्म के रिस्क को बढ़ा देती है?
ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा फैट एम्बोलिज्म किस में देखने को मिलता है, किस केस में देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया। लेग ट्रॉमा से पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ता है, डीवीटी से एंड ओबेसिटी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट और मेडिकल सर्जिकल यूनिट विच क्लाइंट हैज़ हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। फिर से वही क्वेश्चन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का हाईएस्ट रिस्क किस व्यक्ति में होगा। मैंने बताया था ओबेसिटी जिसमें है, जिसमें लेग ट्रॉमा है, जिसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। अच्छा, जिस व्यक्ति की मोबिलिटी कम हो रखी हो। बच्चे देखो, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद अब वो चल नहीं पा रहा है, तो उसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब अगर वो चल नहीं पा रहा है तो उस व्यक्ति में थ्रोम्बोफेलेबाइटिस का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उस व्यक्ति में थ्रोम्बोफेलेबाइटिस का खतरा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब थ्रोम्बोफेलेबाइटिस बढ़ जाता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा बढ़ जाता है। यानी किसी व्यक्ति के मोबिलिटी कम होना भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकता है। और शायद आप पुराना वाला ऑप्शन याद कीजिए, नी रिप्लेसमेंट। देखिए, इस लेडी को भी तो यही हो रहा था ना, इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों हो रहा था, क्योंकि इसका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। और अगर इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी तो थ्रोम्बोफेलेबाइटिस हो सकता है ना। और थ्रोम्बोफेलेबाइटिस होगा तो उसकी वजह से इसको हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो थोड़ा सा ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों क्यों हो सकता है ना। डिक्रीज मोबिलिटी, डीवीटी, लेग ट्रॉमा, ओबेसिटी, है ना, ये सारे के सारे, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करवा सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 163 हम पढ़ रहे थे कि क्यों उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, ओबीस क्लाइंट विद लेग ट्रॉमा। ओबेसिटी और लेग ट्रॉमा दोनों ही एक प्रमुख कारण होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 में हमसे क्या पूछ रहा है, अ ग्रेजुएट नर्स रिमाइंड अ क्लाइंट हु जस्ट हैड अ लेरेंजियोस्कोपी नॉट टू टेक एनीथिंग बाय माउथ। व्यक्ति की लेरेंजियोस्कोपी हुई है, नर्स ने उसको बोला कि अभी लेरेंजियोस्कोपी के बाद आपको कुछ भी मुंह से खाना पीना नहीं है। व्हाट कंक्लूजन शुड बी मेड अबाउट दिस इंटरवेंशन बाय द नर्स प्रिसिप्टर हु इज इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेजुएट नर्स। तो वो कह रहा है कि ऐसा, या सिंपल जी तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा नर्स ने क्यों कहा होगा कि लेरेंजियोस्कोपी के बाद आपको कुछ भी मुंह से खाना और पीना नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, जब भी लेरेंजियोस्कोपी वगैरह कुछ भी होती है उसके बाद आप जब तक गैग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी मुंह के रास्ते ना तो पानी देते हैं ना ही खाना देते हैं। ओटी के बाद भी ये चीज़ आपने देखी होगी। इसीलिए आंसर जाएगा कि ये जो भी नर्स ने किया वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिकॉज अर्ली ईटिंग और ड्रिंकिंग आफ्टर सच अ प्रोसीजर मे कॉज एस्पिरेशन। लेरेंजियोस्कोपी के बाद अगर आप डायरेक्टली पेशेंट को, अगर उसका गैग रिफ्लेक्स रिटर्न होने से पहले ही पानी और खाना वगैरह कुछ भी खिला देंगे तो मरीज में एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा कुछ भी प्रोसीजर हो, चाहे वो लेरेंजियोस्कोपी हो, चाहे ब्रोंकोस्कोपी हो, चाहे ऑपरेशन हो, उसके बाद गैग रिफ्लेक्स के आने का वेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ही उसको पानी पिलाएंगे। और कई बार क्वेश्चन आता है कि ओटी के बाद नर्स पहले क्या चेक करेगी पानी देने से पहले, तो आंसर जाता है गैग रिफ्लेक्स, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। और मुझे आप लोग बताएंगे कि गैग रिफ्लेक्स को कौन सी क्रेनियल नर्व गैग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। 2 क्रेनियल नर्व होती है जो गैग रिफ्लेक्स को रेगुलेट करती हैं। उन 2 क्रेनियल नर्व्स का नाम आप मुझे बताएंगे जो गैग रिफ्लेक्स को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन 165, अ क्लाइंट विद ब्रोंकोस्कोपी, मरीज की ब्रोंकोस्कोपी की गई है और उसे एम्बुलेटरी सर्जिकल यूनिट पे रखा गया है। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक टू प्रिवेंट लेरेंजियल एडिमा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रोंकोस्कोपी की गई है, लेरेंजियल एडिमा ना हो इसके लिए क्या करें। मैंने आपको बताया बच्चे, कभी भी हेड में कोई सर्जरी होती है या नेक में कोई सर्जरी होती है, याद रखिएगा, हेड या फिर नेक दोनों में अगर कोई भी सर्जरी होती है तो मरीज को हमेशा सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है, याद रखना। अगर हेड में और नेक में कोई भी सर्जरी होती है उसके बाद मरीज को हमेशा सेमी फाउलर पोजीशन दो ताकि वहाँ पर एडिमा ना हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्रोंकोस्कोपी के बाद भी अगर आपको लेरेंजियल एडिमा से बचाना है तो मरीज को सेमी फाउलर पोजीशन दे दो, यही उत्तर होगा, है ना। अब बताइए,
हेड में या नेक में कोई भी सर्जरी का अगर आप उसको सेमी फाउलर पोजीशन दोगे तो ग्रेविटी से फ्लूइड नीचे की तरफ मूव करेगा, तो वहाँ पर जमा नहीं होगा यानी वहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो एडिमा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर भी क्या होगा, मरीज को सेमी फाउलर पोजीशन हम देंगे। तो इस यहाँ पर हम 165 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आंसर बताइएगा, तो मैं कमेंट्स आपके पढ़ के समझूंगा कि आप पढ़ रहे हो, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 166 से हम आगे नेक्स्ट सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे।